हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप बढ़िया ही होंगे। सभी अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो 27th का दोनों पेपर हमने अप्रोक्सीमेट पौने 2 घंटों की वीडियो में आपको भेज दिए हैं। तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि उनको किसी भी स्पीड पर देखें, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में जरूर डाल लें। तो अब हम 29 जनवरी 2024 के दोनों पेपर्स का डिस्कशन करेंगे। मैं केमिस्ट्री वाले सर मनोज कुमार बंसल। अब आपके सामने शुरू होने जा रहा है ये 61st क्वेश्चन। अब यूं माने कि हमारे टोटल जो डिस्कशन थे उसका 61st, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन दोनों में हो चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हाँ जी, गिवन बिलो और 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, एआर नहीं है। वन इज लेबल्ड एज ए, असर्शन इज एन, ठीक है जी। असर्शन क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है। अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, तो कुछ एक्सेप्शन अगर हम छोड़ दें तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, ठीक है जी। तो पहला स्टेटमेंट ही हमारे पास क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर हम किसी पीरियड में जा रहे हैं तो ईएनसी बढ़ने की वजह से, क्योंकि ईएनसी हमारे पास बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ती है और साइज में क्या होती है? कमी होती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास यहां गलत हो रहा है। इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज ओवरवेज द शील्डिंग, ठीक है जी। ईएन से बढ़ रहा है तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, दूसरा सही है। तो ए फॉल्स है, आर ट्रू है। ईएनसी बढ़ेगा और ईएनसी क्या है? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, बची हुई ताकत है न्यूक्लियस की, उसको आप ईएनसी बोलते हो। चलिए, तो आंसर थर्ड बन गया। बिल्कुल सिंपल स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन था। अब हमें कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाओ। इधर सबस्टांसेस रखे हुए हैं, इधर हम लोगों ने एलिमेंट रखा हुआ है। तो जीगलर नटक एटलीस्ट आपको याद आएगा, हमारे पिछले वीडियो में भी था। जहां डी ब्लॉक की एंडिंग हो रही थी वहां TiCl4 प्लस एल्यूमिनियम मिथाइल का होल थ्राइस था। तो जीगलर नट्टा में रोडियम है नहीं है जी, कोबाल्ट है बिल्कुल नहीं है जी। तो क्या है जो मैंने आपको बताया, इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो आप तुक्के नहीं मारोगे, आंसर ढूंढोगे अपना। तो ए के साथ फोर्थ की मैचिंग, एक के साथ फोर्थ की मैचिंग, एक के साथ फोर्थ की मैचिंग एक ही जगह हो रही है। अगेन द स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन। स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन आप समझ पा रहे होंगे ना, कि जहां हमें एक ऑप्शन देखने के बाद सीधे सीधे आंसर के बारे में पता चल जाए। ब्लड पिगमेंट आयरन है तो बी के साथ थर्ड मैच, बी के साथ थर्ड दो जगह मैच करवाया हुआ है, लेकिन आंसर साफ साफ है कि हमें कौन सा दिख रहा है। चलिए और देख लेते हैं। विल्किंसन में रोडियम होता है तो सी के साथ फर्स्ट मैच करेगा, ठीक है। फिर भी आंसर हमारे पास एक ही आ रहा है, तो ऑलरेडी कट चुका है। डी के साथ, जिसको आप विटामिन B12 बोल रहे हो, यहां साइनोकोबालामाइन है तो कोबाल्ट यहां रहेगा। तो इसलिए अगेन स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन आपके सामने था। चलिए अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 63 अगेन वही क्वेश्चन आ गए। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहां का है? जहां जानना चाहो वहीं का है। मतलब ये क्वेश्चन हम चाहे तो क्लोराइड का टेस्ट ले लें, ऑलरेडी पिछले 2 पेपर में भी हम इसको देख चुके हैं। ऑलरेडी पिछले 2 पेपर में भी इसको हम देख चुके हैं। इन द क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट आपको बताया था, क्रोमाइल क्लोराइड CrO2, Cl2 इसका फॉर्मूला है क्रोमाइल क्लोराइड। कंफर्मेशन ऑफ क्लोराइड, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको लिखकर रख लें, ये हमारी पीएमटी के लिए भी, नीट के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड, येलो सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड acidification of a solution and addition of amyl alcohol and 10% H2O2 turns organic layer blue indicating formation of chromium pentaoxide। अब ये जो क्रोमियम पेंटाऑक्साइड है, वैसे इसको ऐसे लिखने का तरीका होता नहीं है, लेकिन बोलने का तरीका होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लें कि यहां क्रोमियम एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में जाएगा। और वैसे भी जब आपको बोले ना क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, तो आप सोच लिया करो कि जब भी हम रेडॉक्स चैप्टर का रूल लगाएंगे और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जब +10 आ रहा होगा, जो कि गलत होगा और ये पेरोक्साइड की इंफॉर्मेशन देगा। मैं सिर्फ 30 सेकंड में एक बात आपको बताता हूं। रेडॉक्स चैप्टर के हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, फर्स्ट फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड कर ले और वो ग्रुप नंबर से ऊपर जा रही हो,
पहले आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लें। अगर वो ग्रुप नंबर क्रॉस कर रही हो, अगर वो ग्रुप नंबर, तो अगर ग्रुप नंबर क्रॉस कर रहा है तो गारंटीड है कि वहां पक्का गारंटीड वहां पेरोक्साइड बॉन्ड है। और पेरोक्साइड बॉन्ड है, अब कितने पेरोक्सी हैं? तो मैंने कहा था बच्चों को कि जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर चाहे गलत निकला है, जो निकला है इसमें से ग्रुप नंबर घटा दिया करो। तो 5 में से 4 ऑक्सीजन कैसे होते हैं? पेरोक्सी। तो फिलहाल पेरोक्सी है। और एक बात मैंने और बोली थी बच्चों को कि अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो पेरोक्साइड्स में 99.99% ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर निकलता है। उनमें से ये भी है CrO5। क्लोराइड का टेस्ट है, क्रोमाइल क्लोराइड बन गया। बेसिक मीडियम में ये येलो कलर के सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। ये जो येलो कलर का सॉल्यूशन बना हुआ है एसिडिफिकेशन और अल्कोहल डालने पर या ऑर्गेनिक कंपाउंड डालने पर, 10% H2O2 डालने पर, ये ब्लू कलर का CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर देता है। चलिए अब हम डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर द गिवन कंपाउंड इज, सीधा सीधा सेकंड आंसर। अगर आप रेजोनेंस टॉपिक को जीओसी में पढ़ चुके हो तो मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, उन दोनों के बीच का जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको आप रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो, उसको आप रेजोनेंस एनर्जी बोलते हो। ठीक है जी, बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई और ज्यादा डिस्कशन की बात नहीं है। 5वां क्वेश्चन स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स इलेक्ट्रोनेगेटिव टू ग्रुप 14। अब मैंने आपसे पहले कहा था कुछ भी सिलेबस से बाहर नहीं, एक रस्टिंग का क्वेश्चन था। ठीक है, यहां आपके पास है कार्बन, यहां सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ठीक है, वो कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। वैसे तो टॉप से बॉटम डिक्रीज करने का रूल है, और वैसे भी हमें पता क्या कि कहीं ना कहीं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड बीच में एक्सेप्शन केस इक्का दुक्का है। तो हमें कहा गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पी ब्लॉक खोल के दिखाता हूं जिससे आप इस बात को समझ जाएंगे। ठीक है जी, ये मैंने पी ब्लॉक का जो 11th क्लास से 13 14 में से टेबल आ रही है, 14 की टेबल खोली हुई है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू को अगर आप देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यू में यहाँ 2.5 है, यहाँ 1.8 है, 1.8 है, 1.8 है, यहाँ 1.9 है। तो अगर यहां मैंने इक्वल का साइन लगाया है और आप इसको थोड़ा सा पढ़ के जा रहे हैं तो उसने लिखा ग्रेजुअली डिक्रीजेस, तो यहां जबकि है क्या, बराबर पड़ी, और एंड में जाकर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अब थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलता हूं किस तरफ। कोवेलेंट रेडियस लगातार बढ़ रही है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी घट रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम द पी ब्लॉक एलिमेंट से मैं आपको डिस्कशन कर रहा हूं। थोड़ा सा वर्डिंग सुनिएगा आप ना। ड्यू टू स्मॉल साइज एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप आर स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ग्रुप नंबर 13। 13 के कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साइज छोटा हो गया। अब कह रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज फॉर एलिमेंट फ्रॉम सिलिकॉन टू लेड। अगर आप चेक करें हमारा जो पेपर हम पढ़ रहे थे उसमें लिखा था सिलिकॉन टू लेड आर डिक्रीजेस ग्रेजुअली, जबकि ऑलमोस्ट सेम साफ साफ यहां लिखा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्लीज 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 एनसीईआरटी आप पढ़ लें। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे हो तो आपको परेशानी हो जाएगी। सिलिकॉन टू लेड आर ऑलमोस्ट सेम। तो पहला स्टेटमेंट वहां क्या हो गया, गलत हो गया है। पहला स्टेटमेंट वहां गलत हो गया है, इस बात को दिमाग में रखिएगा। अब उस क्वेश्चन पे वापस चलते हैं जी हम लोग।
आपको ये पता चला एक जगह रिएक्शन हो रही है FRS, ठीक है, ये रिएक्शन हो रही है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का आंसर आपके पास डबल बॉन्ड के एडजेसेंट में जो अलाइलिक पोजीशंस हैं वहां होएगा। और जब आप CCl4 ब्रोमीन का अनसैचुरेशन टेस्ट लेते हो तो ये अटैक डबल बॉन्ड पे होएगा। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होंगी तो आप लीस्ट टू लीस्ट ट्राई करोगे कि आप ऑप्शन देख के आंसर दो, फिर आप अपना आंसर ढूंढ रहे होगे जो कि फोर्थ है। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया और यहां दो Cl आपको दिख रहे होंगे, ये हमारा डबल बॉन्ड पर अटैक कर चुके हैं, एडिशन रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन पूछा गया कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत क्या है। देखो जो फ्लोरस्पार है ना बच्चे, उसका फॉर्मूला होता है CF2। फ्लोरस्पार कहां मिलेगा सर, ये आपको जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी शुरुआत में मिलेगा। क्रायोलाइट बिल्कुल ठीक लिखा है Na3LF6। फ्लोर्स एपेटाइट आपको पी ब्लॉक के 15वें ग्रुप की शुरुआत में मिलेगा, Ca3PO4 होल ट्वाइस CF2। और जो कार्नेलाइट है KCl MgCl2.6 वाटर, ये आपको जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है उसके शुरू में मिलेगा, जहां डबल सोल्ट को डिफाइन कर रहा होता है। तो सीधे सीधे इसमें गलत आंसर हमारे पास पहला आ गया, डॉट क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है कि इंटरेक्शन बिटवीन पाई बॉन्ड हमारे पास यहां है जी, और जो लोन पेयर है इसके पड़ोस में। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन पर भी सेम हरकत करोगे, तो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल। तो ये हरकत सिर्फ एक ही हो सकती है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेजोनेंस, ठीक है जी। अब चलते हैं जी, KMnO4 डिकम्पोज ऑन हीटिंग एट 513 टू फॉर्म O2 अलोंग विद, ये था हमारे पास एक रिएक्शन जिसमें KMnO4 टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म की बात आप कर रहे होते हो, 513 केल्विन, ठीक है। एक तो बनता है आपका MnO2+7 से, एक बनता है K2MnO4 ग्रीन कलर का, साथ में ऑक्सीजन तो बनी रही है जैसा कि एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म, क्योंकि ये पीएम है और ये डीएम है पैरामैग्नेटिज्म। तो आप आंसर ढूंढोगे क्यों, क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ग्रीन कलर का K2MnO4 विद MnO2 बनता है टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामैग्नेटिज्म। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म्स अ ब्रिज बिटवीन मेटल एटम्स। अगर आप उस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो मैं एनसीईआरटी खोलकर आपको दिखा देता हूं कि वो एनसीईआरटी में कहां लिखा हुआ है। ये मैंने डी ब्लॉक की एनसीईआरटी खोली है। अब थोड़ा सा प्रॉपरली नजर मारिएगा, फिर मैं आपसे यही कह रहा हूं बार बार, जिसको आप कई बार सुन चुके होगे, अब आप पक गए होगे मेरी इस बात को सुन सुनकर। प्लीज एनसीईआरटी खोल लो। हमारी 12वीं और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बट व्हेन हीटेड इट डिकम्पोजेस, ये बात कर रहे हैं KMnO4 की। जब इसको आप हीट करोगे, और एनसीईआरटी से ही नकल मार के 513 केल्विन उसने अपने पेपर में लिखा, तो 2KMnO4 को जब हीट किया गया, K2MnO4 बना, MnO2 बना, ऑक्सीजन बना। तो उसने कहा अलोंग विद ऑक्सीजन क्या क्या बन रहा है, K2MnO4 बन रहा है और MnO2 बन रहा है। ठीक होगी बात, अब इस बात को प्रॉपरली समझ गए होगे, यही मैं कह रहा हूं आपसे ना। तो प्लीज 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 रीड करो, हर लाइन को रीड करो, जो कि आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। इस क्वेश्चन को देखिए, in which one of the following metal carbonyl CO forms a bridge between metal atoms। तो ये एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में कार्बन कोबाल्ट के बीच में कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज बना के बैठा हुआ है। हमसे पूछा गया कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल CO फॉर्म्स अ ब्रिज। तो पहले वाले में ब्रिज तो साफ साफ बन रहा है अगर आपने एनसीईआरटी रीड की हुई है, जबकि Mn2CO डाइमैंगनीज डेका कार्बोनिल डाइमैंगनीज 0 बोल सकते हैं आप इसको नेमिंग में। MnMn डायरेक्टली बॉन्डेड है और CO ऐसे ही भी एनसीईआरटी में बना हुआ है। जो ओस्मियम वाला है वो एनसीईआरटी में नहीं है, रुथेनियम वाला भी एनसीईआरटी में नहीं है। तो वैसे मुझे क्वेश्चन स्टूडेंट फ्रेंडली इसलिए लगा, ये स्टूडेंट फ्रेंडली इसलिए लगा क्योंकि दो स्ट्रक्चर थे और उसमें से हमें पूछ ले कि मेटल कार्बोनिल में कार्बन मोनोऑक्साइड कहां ब्रिज के फॉर्म में इनकॉर्पोरेटेड है। तो
अगर आप इनको भी याद करके जाना चाहें तो O पे 4, OS पे 4, ओस्मियम पे 4, ओस्मियम पे 4, ओस्मियम पे 4, और ओस्मियम ने यहां ट्रायंगल बना रखा है। सिमिलरली रुथेनियम ने भी ट्रायंगल बना रखा है। यहां ओस्मियम पर 4 4 4 4 4 4 है, यहां रुथेनियम पर भी 4 4 कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़े हुए हैं। ठीक है जी। टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ द प्रोटीन्स इज, तो ये आपको बताया गया था टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोलाइसिस बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है। तो NH2 CH2COOH, इसका नाम ग्लाइसिन है। ठीक हो गया। एनसीईआरटी आप कहेंगे तो मैं लाइन आपको दिखा दूंगा। ये COOH का अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे कौन है जी, अल्फा अमाइनो एसिड। तो प्रोटीन्स आर नेचुरल पॉलीमर्स कंपोज्ड ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स व्हिच आर कनेक्टेड बाय पेप्टाइड लिंकेजेस। तो आपको अल्फा अमाइनो एसिड का आंसर टिक करके आना था। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप सीक्वेंस। पहले हम अपनी तरफ से आंसर सोचेंगे। नंबर 1 पे उसने आपको दे रखा स्टाइरीन। विनाइल बेंजीन को आप स्टाइरीन बोलते हो, विनाइल बेंजीन को आप स्टाइरीन बोलते हो। इस पर वाटर का एडिशन हुआ, ठीक होगी बात। पानी का एडिशन होएगा तो मार्कोवनिकोव रूल से ही होएगा। और यहां उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाद में सोचेंगे। तो मार्कोवनिकोव एडिशन होने के बाद ये भाई साहब एक सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो गई। सेकेंडरी अल्कोहल को जब ऑक्सीडाइज करवाया गया तो ये भाई साहब एक कीटोन में चेंज हो गई। जब कीटोन बना उस पर NH2NH2 हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ, NH2NH2 हाइड्रोजन का रिएक्शन हुआ। तो जो प्रोडक्ट मुझे यहां इस मल्टी स्टेप रिएक्शन में दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, जिसको आप एसिटोफिनोन हाइड्रेजोन बोल रहे हो। तो ढूंढे भाई, पहला ऑप्शन तो नहीं है, एंड में बेस भी दिया है, लो कर लो बात। तो ये रिएक्शन कहीं ना कहीं एक रिडक्शन रिएक्शन की तरफ जाए, जिसको आप लोग बोलते हो वोल्फकेशनल रिडक्शन। वोल्फकेशनल रिडक्शन, और वोल्फकेशनल रिडक्शन का तो आंसर ही आपको सीधे सीधे सोचना था, ये हटाओ और H2 लगाओ, तो आंसर आपका फर्स्ट ही बनेगा। ठीक है जी। जैसे कि स्टाइरीन पर आपने पानी जोड़ा जिससे ये सेकेंडरी अल्कोहल में बदल गया, उसके बाद ये कीटोन में बदल गया। हाइड्रोजन प्लस KOH हीटिंग के साथ में इसकी वोल्फकेशनल रिएक्शन होकर ये एल्केन में कन्वर्ट हो गया। लो जी, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन आ गया आपका, प्यारा प्यारा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है। डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। क्या डेल्टा जी किसी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होता है? बिल्कुल होता है जी, ट्रू स्टेटमेंट है। और पूछा उसने नॉट करेक्ट है। डेल्टा इज पॉजिटिव फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लो जी, गड़बड़ घोटाला कर दिया। डेल्टा जी जीरो फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट लाइन है। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। बिल्कुल ठीक है जी, परफेक्ट लाइन है। अगर आपने नोट्स पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा डेल्टा जी प्लस होना नॉन स्पॉन्टेनिटी का, डेल्टा जी नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी का, और डेल्टा जी जीरो होना इक्विलिब्रियम का सिंबलिज्म है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। क्लोरीन अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन इन द अल्कलाइन मीडियम एज शोन बिलो। ये रिडोक्स चैप्टर को और यहां डिसप्रोपोर्शनेशन को मर्ज करके क्वेश्चन बना रखा है। जब मैं आपको बताता हूं कि कोल्ड एंड डाइल्यूट जब भी बेस होगा, कोल्ड एंड डाइल्यूट जब भी बेस होगा, तब आपके पास डिसप्रोपोर्शनेशन से +1 और -1 बनेगा। यहां आपके पास क्लोरीन इन द बेसिक मीडियम है, क्लोरीन इन द बेसिक मीडियम है। द वैल्यूज ऑफ ABC एंड D इन अ बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तरीका मैं आपको बता देता हूं कैसे इसको सोल्व करना है। आप एक काम करें, ठीक है जी। पहले इसको बैलेंस करें, पहले इसको बैलेंस करें, उसके बाद चेक करें कि यहां कितने का चेंज आ रहा है। तो ये 2 इंटू 0 0 है, 2 इंटू -1 -2 है, तो यहां 2 का चेंज आ रहा है। यहां 2 इंटू 0 है, यहां 2 इंटू +1 है,
यहां भी 2 का चेंज आ रहा है। तो एक काम करना है, 2 को यहां भी और यहां भी मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को यहां भी और यहां भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद होगा क्या, जब आप 2Cl2 2Cl2, अब इसमें काम करना होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करनी है। तो ऑक्सीजन जब आप बैलेंस करेंगे, वैसे तो आपको पता चली जाएगा, उसने पूछा क्या है, AB। तो AB में ए जो है उसकी क्वांटिटी अगर मैं जोड़ के लिखूं तो 4 हो जाएगी, 4 होएगी। तो सामने जब मैं 4 क्लोराइड लिखूंगा, ठीक है, और जब 4 ClO लिखूंगा, तो साफ सी बात है, कहीं ना कहीं मेरे पास 1:1:1 का रेशो दिखने वाला है। तो अगर मेरे से CND पूछ रहा है, CND, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1:1:1 ऐसा और ऑप्शन मुझे कोई दिख नहीं रहा, दैट्स वाई मैं इसी को सेलेक्ट करने वाला हूं। इसके लिए फिर अगेन मैं एक ही बात बोलूंगा, आपको केमिस्ट्री वाले सर के साथ में कुछ लेक्चर्स तो पढ़ने पड़ेंगे। अगेन द बिग क्वेश्चन फ्रॉम डी ब्लॉक एलिमेंट, एल्कलाइन मीडियम में जो KMnO4 है, एल्कलाइन मीडियम में जो KMnO4 है, उसने आयोडाइड की क्या हालत की। बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बस ढूंढो, टिक मार के आओ। डॉट क्वेश्चन है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर यही बेसिक मीडियम होता तो यही आयोडाइड बदल जाता आयोडीन में, अभी क्या बन गया, आयोडेट बन गया। ठीक होगी बात। इस क्वेश्चन को देखें, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से कोरिलेट कर रहा है। इस बार इस देखो थोड़ा सा सीन आपने देखा, जो 28 तारीख वाला पेपर है पहले शिफ्ट का, उसके अंदर डॉट क्वेश्चन ज्यादा आ रखे हैं, है ना। तो चेक करते हैं जी क्या है। केमिस्ट्री वाले सर को आप सुन पा रहे हो, उसने कहा नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इनमें से टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कंपाउंड है, पहले तो ये कर लिया करो, विद 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पर, ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम। तो ओजोन की बात करूं मैं, ओजोन का स्ट्रक्चर, क्या स्ट्रक्चर हमें आने चाहिए सर, भाई साहब जिस टाइप के पेपर आ रहे हैं आने चाहिए या नहीं आने चाहिए मैटर नहीं कर रहा है ना, ये आंसर नहीं है। यहां मेरे पास, सॉरी ये थोड़ी मेरी गलती हुई है, लॉजिक क्लीन किया इसको, यहां ओ लिखा, डबल बॉन्ड ओरिजिनल बॉन्ड है, एक लोन पेयर इसका डोनेट हो गया, ये आपके पास आंसर में आएगा। पानी पर 2 लोन पेयर है, ये नहीं आएगा। सल्फर पर 1 लोन पेयर है, क्योंकि अगर आप लोन पेयर किसी हाइब्रिड मॉलिक्यूल पे निकालना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला अप्लाई कर लिया करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर में 6 है, ठीक हुई, 4 बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक होगी बात। इन दोनों का जो डिफरेंस है बाई 2 किया और एक लोन पेयर निकल आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स अराउंड द सल्फर डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद ClF3 टी शेप है, इस पे 2 लोन पेयर है, तो अभी तक का हमारा आंसर SF4 था, ClF3 नहीं है। अमोनिया में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 मोनोवेलेंट एटम है, डिवाइडेड बाय 2 है, 2/2 1 हुआ, दैट्स वाई आंसर आपका ये आएगा। BrF5 के ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 5 बॉन्ड बने हुए हैं, डिवाइडेड बाय 2 एक लोन पेयर आएगा। HCF6 आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बने हुए हैं, डिवाइडेड बाय 2 तो ये आंसर नहीं आएगा। कुल मिलाकर जो जो आंसर आपके पास आ रहे हैं वो 4 है, ये आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 82 नंबर क्वेश्चन की तरफ। द मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद अ स्टेडी करंट ऑफ 0 पॉइंट। बड़ा सिंपल क्वेश्चन, W इज इक्वल टू ZIT। यहां सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा W, फिर लिखा Z, फिर लिखा IT, उसकी हर बात को इसमें रख दिया जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मास ऑफ जिंक प्रोड्यूस तो W पूछ रहा है, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ जिंक सल्फेट N फैक्टर 2 है, जो जिंक है उसका जो एटॉमिक मास है वो 65 है, और आप जानते हो Z क्या होता है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय N, वो 2 है आपके पास, ठीक है। 96,500 यहां पुट कर दोगे, ठीक हुई बात। उसके बाद जैसे यहां 65.4 मैंने लिखा, 2 इंटू 96,500 लिखा, आई की वैल्यू स्टेडी करंट में कितनी है जी, 0.015, 0.015, ठीक हुआ। और 15 मिनट यानी 15 इंटू 60, तो इससे W की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाने वाली है। W की वैल्यू कैलकुलेट होकर आपके पास आ जाने वाली है 45.75 इंटू 10⁻⁻⁻⁴ ग्राम्स, ठीक हुई बात।
अब हमारे पास है जी 83rd क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन। ये क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स में आपसे पूछा जाता है। क्वेश्चन है फॉर अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 3 स्टेप्स एट द सेम टेम्परेचर ओवरलोड रेट कांस्टेंट। अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन की बुक्स में हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अंदर इसको करवाते ही करवाते हैं। K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 बाय K3 और EA1 EA2 EA3 40 50 एंड 60। सिंपल ट्रिक बच्चों को बोलता हूं कि जो न्यूमरेटर में लिखे हुए हैं उनको ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में लिखा है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। हाँ, इसको टेक्निकली भी सोल्व किया मैंने। यहां लिखा हुआ है K1, ध्यान से सुने। वैसे मैंने आपको बता दिया कि अगर इसी क्वेश्चन को वो K1 इंटू K2 इंटू K3 करके देता तो आप इन सबको ऐड कर देते। अगर वो इसी को K3 बाय K1 K2 देता तो K3 के अंदर ये जो वैल्यू है 60 ये वाली, इसमें इन दोनों को जोड़ के सब्ट्रैक्ट कर देते। तो कुल मिलाकर थीम ये रहेगी कि न्यूमरेटर वालों को ऐड करना है एक्टिवेशन एनर्जी इसको, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन डिटेल अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो K1 इंटू K2 बाई K3 दे रखा है, और इतना आपको पता होगा कि जो हमारे पास K रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है वो है A e पावर माइनस EA बाय RT। ठीक हुआ? तो जब आप A1 A2 बाय A3 e पावर E1 E2 माइनस E3 डिवाइडेड बाय RT कर रहे हो, क्योंकि हमने एक्सपोनेंट तो कॉमन था और जो एक्सपोनेंट की टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं, आपको जो लोगरिथम में सारी बातें कंफर्म्ड है। तो A1 A2 बाय A3 यहां लिखा हुआ है, ये e पावर EA1 EA2 माइनस EA3। ठीक होगी बात? और यहां सामने K की वैल्यू लिख लोगे जब आप, तो होगा क्या, जो E जो एक्टिवेशन एनर्जी है ये वाली वैल्यू, ये इनके बराबर जाएगी। बाकी सब तो एक दूसरे के साथ कैंसलेशन पे आ रहे हैं, RT और ये A इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि हमसे तो एक्टिवेशन एनर्जी पूछी गई थी। तो K उधर से हमारा इस वैल्यू को लिख देंगे और इधर से जो K1 K2 K3 है उसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो फिर कंपैरिजन होगा इस A का इसके साथ, E एक्सपोनेंट RT इसके साथ, और ये जो E वैल्यू है ये इसके साथ। ठीक हुई कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं 84 नंबर क्वेश्चन पे। ये आपको मिलेगा जी इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन। पीछे हमारे पास ना के बराबर था लेकिन काइनेटिक्स था, जो हमारा 27th वाले पेपर का डिस्कशन हुआ काइनेटिक्स था। ये इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन N2O4 चेंज टू 2NO2 फॉर द रिएक्शन N2O4 गैस चेंज टू 2NO2। ठीक हुआ? Kp की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन पर, Kc की वैल्यू हमें बतानी है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT पावर डेल्टा Ng, दो में से एक गया, ये 1 आ गया। Kp की वैल्यू 0.492 है, Kc की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू 0.0821 लिखेंगे, टेम्परेचर 300 केल्विन लिखेंगे, पावर 1 है ही। तो जब Kc कैलकुलेट करना है तो इस पूरी को डिवाइड कर देना, जैसा कि मैंने यहां कर रखा है। 2 इंटू 10⁻⁻², यहां 2 आंसर आपके पास मैच कर जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर का या मूल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप इसको मान सकते हैं। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। A solution of H2SO4 is 31.4% H2SO4। ठीक बात है बिल्कुल। तो कॉन्सेंट्रेशन हमें मेंशन कर रखी है 31.4%। अगर कुछ ना लिखा हो तो बाई मास ही होता है, लेकिन इसने लिख दिया है एंड डेंसिटी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें W कॉन्सेंट्रेशन मेंशन है 31.4% एंड देन डेंसिटी मेंशन है 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर या सीसी। द मोलैरिटी ऑफ द H2SO4 सॉल्यूशन इज, इसके लिए वैसे एक सिंपल फंडा मैंने बच्चों को बताया हुआ है कि अगर मोलैरिटी निकालनी हो तो 10 ND का फॉर्मूला यूज कर लो। सर ये 10 ND और कैंडी क्या है? जो 10 ND है, N मोल है, 31.4
डिवाइडेड बाय 98, डेंसिटी 1.25 यूज करेंगे, सीधे सीधे आप आंसर पर पहुंच जाएंगे। बस थोड़ी कैलकुलेशन स्किल आपको लगानी है अपनी, जिसके आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, क्योंकि नॉन मेडिकल के बच्चे हो गए आप। लो जी, ये आपके पास हो गया जी 314, 1.25 डिवाइडेड बाय 98, 98 को 100 मान लो, इसको 3 कर दो, तो इससे हम 3.75 तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएंगे। तो देखो जी, कैलकुलेशन के बाद ये लो जी, 4 आंसर आ गया इसका। मैंने आपको बताया ये थोड़ी थोड़ी आप कैलकुलेशन स्किल को अपनी यूज करते रहे। लो जी, अब आप सॉल्यूशन चैप्टर पे पहुंचे हैं। देखो क्वेश्चन बेचारों ने 30 डालने होते हैं, 25 अटेम्प्ट करने होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आपको रेयरेस्ट ही दिख रहे हैं, लेकिन दिख रहे हैं। ट्रेंड थोड़ा सा बदला हुआ है, अगर आप पिछले 3-4 साल के पेपर देखें उससे बदला हुआ है। तो पाई इज इक्वल टू CRT का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सॉल्यूशन चैप्टर है और उसका लास्ट टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। 7 × 10⁵ पास्कल दिया हुआ है, ठीक है जी। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता ही आपको पता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। अब सामने लिखा है जी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर 273 केल्विन मेंशन था, बिल्कुल है जी। आर की वैल्यू अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो इसको आप जूल में लिख सकते हो, ठीक है। लो जी, उसने कहा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेम सॉल्यूशन एट 283, यहां टेम्परेचर क्या कर लिया, 283 कर लिया। अब आपसे पाई के बारे में बात कर रहा है और उसने कहा जी ऑस्मोटिक प्रेशर द सेम सॉल्यूशन, तो कंसंट्रेशन टर्म और आर के बारे में बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा टेम्परेचर डिपेंडेंसी। तो फॉर्मूला एक आप एब्रीविएट कर ले, पाई 1 पाई 2 एंड देन T1 T2, टेम्परेचर बढ़ा 273 से 283, तो जो आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो गया, इसको मैं यहां से रब करता हूं जी, ये लिखता हूं 7.5 7 × 10⁵, यहां था उसका 273, इसको यहां ले आते हैं, इसका पाई यहां ले आते हैं, और जो फाइनली फाइंड करना है आपने यहां 283 है। जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनली इससे ये 72.56 × 10⁴ आंसर में आ जाएगा। और 72.56 को आप वहां पेपर में 73 लिख रहे, ले नंबर ऑफ कंपाउंड्स अमंग द फॉलोइंग विच कंटेन सल्फर एज हेटेरोएटम। देखो फ्यूरेन जो है वो ऑक्सीजन कंटेनिंग है, जब बायोमोलिक्यूल में फ्यूरेन पायरिन पढ़ते हो ना तो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग है। थायो वर्ड कह रहा है मेरे पास सल्फर है, पिरिडीन नाइट्रोजन कंटेनिंग है, पायरोल नाइट्रोजन कंटेनिंग है, सिस्टीन एंड मिथियोनिन ये सल्फर कंटेनिंग होते हैं। सीएम साहब टायरोसिन नहीं है, तो एक तो आपके पास सिस्टीन है जो कि एक अमाइनो एसिड है, ये कार्बन पर NH2 लगा, COOH लगा, और यहां आपने लगा दिया CH2SH, ठीक होगी बात। दो आंसर ऐसे हैं जिसमें सल्फर है, 88, 89 एंड 90। लो जी, ये हमारा केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, ये हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर पैरामैग्नेटिक एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1। द नंबर ऑफ स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर PM, जो कि नेचर वाइज कैसी है, पैरामैग्नेटिक, एंड विद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 2 है, 1 है। यहां भी इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, हीलियम के पास He2He2 4, तो एक घटा दिया तो 1.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, जो 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा, जो कि हमें नहीं रिक्वायर्ड है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, N2-2 इसमें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो गया 16, बॉन्ड ऑर्डर 2 निकल आया, O2-2 बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया। तो अभी तक दो आंसर हमारे पास बन रहे हैं, H2 में और O2-2 में। फ्लोरीन का बॉन्ड ऑर्डर 1 है। Ne2 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो गया, 10 10 20 और ये 19। और मैंने बच्चों को बता रखा है कि जब भी कभी एक बेंचमार्क लेके चलते हैं हम लोग, 14 इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन एक जुड़े या एक घटे तो हाफ बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज घटना होता है। तो जब 14 के कंपैरिजन में 5 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, 2.5 बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, रिजल्टेंट 0.5 बचेगा। B2 में पाई बॉन्ड बनता है, एक यहां बना हुआ है पाई बॉन्ड का एक सिंगल बॉन्ड ऑर्डर। तो सिंगल बॉन्ड ऑर्डर के मेरे पास यहां जो स्पीसीज हैं, B2 है, फ्लोरीन है,
O2 माइनस 2 है और H2 है। अब क्वेश्चन मेरे पास क्या बचा कि कितने इनमें से पैरामैग्नेटिक हैं। ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो रखे हैं, ठीक है जी। ये बचा था सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स में यहां पेयर्ड, तो मुझे सिर्फ B2 पे शक है। B2 में आपको बना के बता देता हूं, क्वेश्चन को 3-4 मिनट लगेंगे आपको सोल्व करने में। B2 में पाई नीचे भरता है, फिर आपके पास यहां नीचे बोरोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 8 नीचे भर जाते हैं, 9 एंड 10। तो इसके पास 2 यूपी है, दैट्स वाई ये क्या होगा, बोरोन पीएम हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग के मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, तो इससे आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लड़ाई करनी पड़ेगी। फ्रॉम द कंपाउंड्स गिवन बिलो, नंबर ऑफ कंपाउंड व्हिच गिव पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट बेंजाल्डिहाइड एसिड। फेलिंग कह रहा है तो फेलिंग एरोमेटिक पे सक्सेसफुली काम नहीं करता, एज वेल एज कीटोन्स पे भी सक्सेसफुली काम नहीं करता है। जो भी फेलिंग टेस्ट होगा उसमें जो आपके एरोमेटिक है वो फेल होने वाले, जबकि ये कैरेक्टरिस्टिक किसका होगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का। एलिफेटिक एल्डिहाइड्स का ये कैरेक्टरिस्टिक होगा कि वो इजीली फेलिंग के साथ रिएक्शन करके उसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। फेलिंग खुद रिड्यूस होकर ये कंपाउंड ऑक्सीडाइज होगा, रिड्यूसिंग बिहेवियर। तो बेंजाल्डिहाइड पे फेलिंग के केस में क्रॉस है, एसिटाल्डिहाइड में यस है, एसीटोन पे क्रॉस है, एसिटोफेनोन पे क्रॉस है, मिथेनॉल पे यस है क्योंकि ये एलिफेटिक है। 4-नाइट्रोबेंजाल्डिहाइड एलिफेटिक है तो यस, एरोमेटिक है तो नो। फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड है तो ये हमारे पास एलिसाइक्लिक है, लेकिन हमें कुल मिलाकर एरोमेटिक पे नो करना था, तो यहां भी यस है, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के जवाब में एसिटाल्डिहाइड, मिथेनॉल एन का साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। हाँ, अगर ऊपर कहीं इस पेपर में फेलिंग की जगह पर आपको लिखकर दे देगा कि आप यहां यूज कर रहे हैं टोलेंस रिएजेंट, तो टोलेंस में सिल्वर है जिसका ई नोट ज्यादा है, तो वहां आप लोग एरोमेटिक को भी टिक कर देंगे, ठीक है। लो जी, ओजोनोलाइसिस मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रहा था, तो ये वापस हीरो एंट्री मार गया पेपर्स के अंदर। तो यहां से आपने रिबन काटना है, डबल ओ लगाकर आंसर दे देना है, और रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। कंसिडर द गिवन रिएक्शन, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। तो यहां आपके पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बना इथेनॉल का, यहां भी स्ट्रक्चर बना इथेनॉल का, और इथेनॉल के बारे में क्या बोल रहा था, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट। पर मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन एटम एग्जिस्ट कर रहा है। तो मोटी मोटी बात अगर हम इस पेपर के बारे में करें, 29th की पहली शिफ्ट का, 29th की पहली शिफ्ट के पेपर के बारे में मोटी मोटी बात करें, तो आपको रेजोनेंस का क्वेश्चन भी दिखा, डॉट टाइप के 4-5 क्वेश्चन भी दिखे डॉट टाइप के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगर मैं बात करूं तो 27 में हेलोएल्केन हेलोएरिन आ रखा था। एल्कोहल फिनोल ईथर, अगर मैं चलो वहां से बात करता हूं, नोमेनक्लेचर पिछले 27 में था, 29 में गायब था। आइसोमरिज्म की बात करूं 27 में था, 29 में गायब था। मैं अगर बात करता हूं जीओसी की, तो जीओसी को लेकर 27, 29 दोनों में था। अगर मैं एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइंस की बात करता हूं तो 27 में लगभग गायब था, 29 में था। तो कुल मिलाकर मिला जुला सा एक पेपर और होल सरफेस का कवरेज चल रहा है। तो अब हमारा अगला डिस्कशन 29th की इवनिंग वाली शिफ्ट पे यानी सेकंड शिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो केमिस्ट्री वाले सर आपको ये फोर्थ पेपर का डिस्कशन शुरू करवा रहे हैं। फोर्थ पेपर क्वेश्चन ये भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है, द असेंडिंग एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग H एटम्स। तो ये आपके पास इथाइल हुआ, दुनिया के जितने भी एल्काइंस हैं उनमें जो 1 एल्काइंस हैं सारे एसिडिक हैं, लेकिन जो Ka की रेंज है 10⁻⁻25 से लेकर 28-30 तक है। इनकी बात करूं तो एल्कीन्स तो और भी कमजोर है, एल्केन्स की बात करूं और भी कमजोर है, लेकिन अगर सबसे अच्छा होगा तो वो होगा आपके पास ए। तो 2 ऑप्शन बच गए। उसके बाद एल्केन्स के कंपैरिजन में एल्कीन्स तो बी सेकंड नंबर पे आएगा अभी तक,
दौड़ चल रही है। सी और जो फाइनली डी है, अगर मैं इसमें बात करूं तो कहीं ना कहीं जब आप पॉजिटिव इंडक्शन दे दोगे, जितने भी पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं वो एसिडिक नेचर को घटाते हैं, जितने भी नेगेटिव इफेक्ट्स हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। तो यहां पॉजिटिव इंडक्शन से इसका एसिडिक नेचर क्या हो गया, कम, और डी का एसिडिक नेचर कंपैरेटिवली ज्यादा। तो हमारा पहला आंसर मैच करेगा। दुनिया के सबसे घटिया एसिडिक नेचर के कंपाउंड्स का कंपैरिजन जेई वालों ने करवा रखा है। इतनी नीड ही नहीं थी, सिंपल इंफॉर्मेशन रखो कि 1 एल्काइंस का एसिडिक बिहेवियर। और ये मैं बायोमोलिक्यूल पढ़ाते हुए बच्चों से बार बार कह रहा हूं, लिस्ट 1 में आपको बायोपॉलीमर दे रखे हैं। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है, सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बना हुआ है। न्यूक्लिक एसिड्स में जो लिंक है, तो यहां से तो क्वेश्चन वैसे सीधा ही निकल आएगा। जो आपका ए है वहां अल्फा ग्लूकोज मतलब 2 मैच करवाना है, बीटा ग्लूकोज 3rd मैच करवाना है। न्यूक्लिक एसिड्स में न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड होंगे, प्रोटीन्स में अल्फा अमीनो एसिड। गिने चुने से क्वेश्चन है, लिमिटेड क्वेश्चन है। 2314 का आंसर हमें मैच करवा लेना है। 2314 का आंसर हमें मैच करवा लेना है, तो आंसर आया आपके पास 4th। ठीक है जी। लो जी, इस पेपर का तीसरा क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। अगेन मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें कहा गया पीके कंपेयर करो। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी बहुत आ रहे हैं, तो अगर आप बोर्ड में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो भी आपके लिए यूजफुल क्वेश्चन है। यहां आपके पास इथेनॉल है जिसकी के की रेंज 10⁻⁻16 से 10⁻⁻18 है। सर याद करना पड़ेगा, बिल्कुल आप मेरे नोट्स देखें, बच्चों ने ये काम कर रखे हैं। ये -10 की रेंज में, तो बी के साथ फर्स्ट का मैच करना फिक्स है, ये आंसर तो नहीं बनेगा। मेटाडाइट्रोफिनोल, अब जिसका भी के ज्यादा उसका पीके क्या होगा, कम होगा। जिसका के ज्यादा उसका पीके क्या होगा, कम होगा। मेटानाइट्रोफिनोल का के बढ़ गया, पीके कम हो गया, तो ये आंसर मैच कर सकता है सी के साथ। पैरा में और नाइट्रो में से पैरा और अच्छा होएगा, तो डी के साथ 3rd के चांस है, सी के साथ 4th के चांस है, बी के साथ 1st के चांस है, और ए के साथ 2nd के चांस है। 2143 2143 2143 जहां भी आंसर है वो टिक कर देंगे। 2143 आंसर आ गया आपके पास। लो जी, ऑर्गेनिक पे बेस्ड क्वेश्चन हुआ। हमें देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट। कौन सी रिएक्शन करेक्ट है। देखो, ये एक एन प्रोपाइल अमाइन हुआ, ये एक एन प्रोपाइल अमाइन हुआ। टेम्परेचर 0 डिग्री है लेकिन पानी भी दे रखा है, तो HONO से उसने सीधे सीधे एक एल्कोहल बनवा दी है, जिसपे थोड़ा सा मुझे शक है कि भाई साहब ये कर क्या रहे कि अगर यहां HONO लिखता भी हूं तो एक माइन्यूट प्रोडक्ट के फॉर्म में घटिया सा मेथड है एल्कोहल बनाने का, तो इथेनॉल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इथेनॉल तो गलत लिखा भाई ने, कोई बात नहीं। यहां आपके पास एक एल्कीन है, HI का रिएक्शन हुआ, मार्कोवनिकोव अटैक हुआ, जहां पहले से H ज्यादा है वहां H आया, पड़ोस में I आया, तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है, ये ठीक है बिल्कुल। चलो, ब्रोमीन यूवी लाइट, तो यहां अटैक होना चाहिए, जिसको फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हो, ठीक होगी बात। तो 2nd ठीक था, और 3rd में एडिशन करवा दिया, गलत हो गया। 4th आपके पास डिग्रेडेशन रिएक्शन है, होपमैन्स ब्रोमामाइड रिएक्शन, तो इसमें हमेशा कार्बन कमी होती है, तो यहां 3 कार्बन तो यहां 2 आने चाहिए थे, दैट्स व्हाई आंसर हमारा सिर्फ एक ही सेट हो रहा है, 2nd। तो जनरल टाइप का ऑर्गेनिक का क्वेश्चन था। लो जी, 27 तारीख में नोमेनक्लेचर था, 29 तारीख के 2nd पेपर में नोमेनक्लेचर फिर आ गया है अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम। जो करेक्ट आईपैक नेम है अकॉर्डिंग टू आईपैक सिस्टम, दिस इज आईपैक नेम। तो भाई साहब, अगर कोई भी फंक्शन ग्रुप लगा हो तो उसको नंबर 1 देना मस्ट है, उसको आपने नंबर 1 दिया। और वैसे रिंग में
कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो आप उसको लीस्ट नंबर पे लोगे और फिर उसके लिए रूल्स अलग है 1993 रिकमेंडेशंस के, उसकी बात कर रहे होंगे। तो आपको साइक्लोहेक्स बोलना है, बिल्कुल बोलना है जी, बोल देंगे साइक्लोहेक्स। साइक्लोहेक्स बोलने में क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको 2 पर इन बोलना है, 2 पर आपको इन बोलना है, बोल देंगे जी, क्या प्रॉब्लम है। 1 पर ओल बोलना है और घर चले जाना है। अगर ये ई है तो यहां का ए अवॉइड होएगा, वैसे इसने फंसाने की कोशिश आपको नहीं की है। द करेक्ट आइपिक नेम ऑफ द K2MnO4, वैसे इसको आप जानते हो पोटेशियम मैग्नीट, पोटेशियम पोटेशियम डाइपोटेशियम पोटेशियम, तो डाइपोटेशियम तो भूल जाओ आप लोग, ठीक होगी बात। ये कुछ ऐसे बनेगा। तो पोटेशियम, वैसे इसमें LMCD की वजह से कलर है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है, आगे जाकर मैं आपको बताने वाला हूं। लो जी, तो ये आपके पास एक ग्रीन कलर का, ये आपके पास एक ग्रीन कलर का कंपाउंड है, ठीक है, K2MnO4। करना क्या है जी इसके अंदर, पोटेशियम हुआ, बिल्कुल हुआ जी, टेट्रा ऑक्सो या ऑक्साइडो बोल सकते थे, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो नहीं बोला, गलत हो गया, डाइपोटेशियम गलत हो गया, पोटेशियम टेट्रा ऑक्साइडो, देखो लड़ाई चल रही है, टेट्रा टेट्रा ऑक्साइडो ऑक्साइडो। अब मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर 6 था, यहां भी 6 था, यहां भी मैग्नीज है, तो लेकिन आपको मैंने बताया था नोमेनक्लेचर के रूल्स में, अगर कोई एंटिटी नेगेटिव हो तो मेटल के साथ आपको एक सफिक्स लगाना है 8, तो वैसा नाम हो जाएगा इसका। आसानी क्वेश्चन है, कोई हैवी नहीं है। लो जी, इसको चाहे तो आप क्वालिटेटिव से जोड़ दें, इनऑर्गेनिक के क्वालिटेटिव से, या फिर इसको आप लोग सीधे सीधे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के एप्लीकेशन से जोड़ दें, तो दोनों जगह ये सुटेबल क्वेश्चन बन जाएगा, दोनों जगह ये सुटेबल क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बच्चे, क्वेश्चन जो है ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मैंने आपको बताया, तो इसमें हमें साफ साफ ये कि अगर हमें याद है तो हम सीधा सीधा टिक करके आएंगे। वो कह रहा है एक रिएजेंट है विच गिव्स ब्रिलियंट रेड पीपीटी, रोजी रेड भी होता है, विद निकल आयंस, तो ये हमारे ग्रुप नंबर 4 का निकोमंजन का टेस्ट है, निकल कोबाल्ट MnZn का। तो जब आप इसको लिखोगे ना तो यहां लिखा जाएगा निकल, ठीक है। अब DMG में जो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट है उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये आपके पास डाइमिथाइल है, ये आपके पास ग्लाइऑक्साइम है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, नाइट्रोजन ने फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, यहां का OH इसके O नेगेटिव के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, यहां का O नेगेटिव इस OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, और इन जगहों पे C मिथाइल मिथाइल यहां सिमिलरली कॉपी पेस्ट है, ठीक हुआ, डबल C यहां आपके पास मिथाइल मिथाइल कॉपी पेस्ट है। तो डाइमिथाइल ग्लाइऑक्साइम निकल के साथ रोजी रेड या ब्रिलियंट रेड कलर देता है, रोजी रेड, ब्राइट रेड, ब्रिलियंट रेड। चलो जी, फिनोल का ट्रीटमेंट हुआ क्लोरोफॉर्म के साथ, रिमर-टिमर रिएक्शन की एंट्री हो गई है। फिनोल का आप रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ। फिनोल ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मीडियम है, बहुत फेमस रिएक्शन है जो लगभग पेपर्स में मिलती है, विच फर्दर हाइड्रोलाइसिस हुआ, ठीक होगी बात, इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड रिजल्ट्स, सैलिसिलिक एसिड भूल जाओ, सैलिसिल एल्डिहाइड बनने की रिएक्शन है, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड। जानबूझकर ही क्या कर रहे हैं, आपके साथ में माइंड गेम खेल रहे हैं कि आप सैलिसिल एल्डिहाइड ढूंढोगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंज एल्डिहाइड आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो, तो केमिस्ट्री वाले सर आपसे डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चंस में, तो अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और अगर इंफॉर्मेशन है तो टिक कर पाओगे,
लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करवाना है। स्पेक्ट्रल सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम दे रखी है और यहां आपको दे रखा है उसने 1 2 3 में इंफ्रा यूवी इंफ्रा एंड देन अगेन विजिबल लाइट है। तो एक बात मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन हो तो लाइमन लाइन हमेशा यूवी रीजन से जुड़ती है, लाइमन बाल्मर वी से जुड़ता है, लाइमन बाल्मर पाश्चन पाश्चन आपके पास आईआर से जुड़ता है और पीफंड फिर आईआर से जुड़ता है, कनेक्टेड होता है। जो इसका वेवलेंथ आता है ना फॉर्मूले से, उस वेवलेंथ का जो एसोसिएशन है वो कौन से रीजन से है। तो लाइमन का यूवी मैच करवा दे 1 के साथ, ए के साथ 2 मैच करवा दे, विजिबल मैच करा दे जी, 4th मैच कर जाएगा, ठीक है। आईआर मैच करा दे जी, 3rd मैच कर जाएगा और फिर आईआर मैच करा दे फिर 1st मैच कर जाएगा। तो 1st 3rd पे अगर वो कंफ्यूज करेगा तो हम देख लेंगे 2 4 1 3 2 4 3 1 या 1 3 2 4, आंसर सीधा सीधा 3rd आ गया। लो जी, ऑन पासिंग अ गैस एक्स थ्रू द नेसलर रिएजेंट, और आपको याद होगा क्वालिटेटिव का जो नेसलर रिएजेंट है वो पर्टिकुलरली अमोनिया का ही टेस्ट है। 0 ग्रुप में अमोनियम मिलता है, अमोनियम का टेस्ट, और ब्राउन पीपीटी आपको मिला हुआ है। तो एक्स गैस कौन सी है, तो फिर मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपके पास नेसलर रिएजेंट की इंफॉर्मेशन है तो आपका आंसर है अमोनिया। नेसल रिएजेंट रिएक्शन ये K2HgI4, हम लोग इसको सॉल्यूशन चैप्टर में भी वेंटो फैक्टर में यूज करते हैं। अमोनिया KOH हुआ और यहां आपके पास एक मिलन्स बेस बना, आयोडीन ऑफ मिलन्स बेस ब्राउन पीपीटी बनता है। मरकरी पर HgO NH2I जुड़ा हुआ है, तो याद ही रखने की बात है। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड द प्रोडक्ट ए फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो एनिलीन पर आपने रिएक्शन करवाया, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आ रखी है बच्चे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड करके एक बार पढ़ लीजिए बस, मुझे 100% गारंटी आप इसका आंसर दे पाएंगे। यहां आपका बीडीसी बनता है, बीडीसी पर फिर एक रिएक्शन होगी जिसको आप बोलते हो सेंड मेयर्स रिएक्शन, बीडीसी पर एक रिएक्शन होगी जिसको आप बोलते हो सेंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है जी। तो सेंड मेयर रिएक्शन होकर यहां जो बनेगा वो आपके पास बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो आपसे पूछ रहा है क्या बन रहा है, तो साफ सी बात है क्लोरोबेंजीन इज द फाइनल आंसर। तो ज्यादा दिमाग भी लगाना पड़ रहा क्वेश्चंस में। आइडेंटिफाई द रिएजेंट यूज फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा, ये चारों ऑप्शन हमें दिख ही रहे हैं बोर्ड पे। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। ये आपके पास है COOCH3, तो ये एस्टर है, ठीक है। ये एल्डिहाइड है और ये आपके पास एल्कोहल है, ठीक है। अब उसने कहा जी मुझे इस एस्टर को एल्डिहाइड में, इस एल्डिहाइड को मैनेज करना है, मेंटेन रखना है, रिटेन रखना है, उस एल्कोहल को भी रिटेन करना है। तो सिर्फ एक बड़ा स्ट्रक्चर रखकर आपको उलझाया गया है, ठीक है। तो मैं एक क्या रखूं, तो अगर हम किसी एस्टर को एल्डिहाइड में बदलना चाहते हैं तो साफ सी बात है रिडक्शन करवाना पड़ेगा, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको एल्कोहल में बदल देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उसको एल्कोहल में बदल देगा। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एनसीईआरटी लिखती है जब हम स्टीफंस रिएक्शन कर रहे होते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर। तो वहां उसने एक ऑल्टरनेट दिया था कि अगर मैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड टाइप का एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लिया, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पूरा के पूरा एक एसएन रिएक्शन करके OCH3 हट के H आ जाएगा। अब हुआ क्या, अब इसके बाद जो एल्डिहाइड है OH फिर रिटेन्ड है, तो इतना तो कंफर्म हो गया। अब DIBALH यानी तीसरे और चौथे में से कोई आंसर मैच करने वाला है। अब क्या हुआ, अब देखो आप इस स्ट्रक्चर के अंदर एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जा रहे हो, एल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जा रहे हो, कैसे। अब देखो यहां एक एक्टिव, यहां एक एसिडिक और एक्टिव अल्फा हाइड्रोजन है, यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या, अगर मैं स्ट्रक्चर में OH को देखूं तो अभी भी रिटेन्ड है, बचा हुआ है, ठीक है। आंसर 3rd या 4th में से कुछ आने वाला है। तो क्या मैं NaOH एक्वस रखूं या NaOH एल्कोहलिक रखूं। अगर मैं NaOH एक्वस या NaOH एल्कोहलिक की बात कर रहा हूं तो एलिमिनेशन भी हो रहा है। तो हुआ क्या जी,
ये OH मेंटेन्ड है, यहां मेरे पास CH2 है, यहां CHO है, यहां फिर CHO है, और यहां मेरे पास कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है। तो हुआ क्या, ये अल्फा कार्बन इस कार्बोनिल कार्बन पर जुड़ गया, ये अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ गया। ठीक है जी। अब जैसे ही जुड़ेगा तो मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी। 5 मेंबर्ड रिंग बनने के बाद मुझे कंफर्म है कि यहां से क्या होना है, एक CHO फ्री हो गया, CHO साइड में लटक गया। उसके बाद एलिमिनेशन हुआ है, तो इसको बोलते हो आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन का अल्फा बीटा एलिमिनेशन। अब देखो जी, OH डिहाइड्रेशन, तो डिहाइड्रेशन के लिए क्या, इथाइलिन ग्लाइकोल रिस्पॉन्सिबल है, जिंक HCl रिस्पॉन्सिबल है। तो साफ सी बात, अगर फर्दर आपको इस CHO को क्लेमेंशन रिएक्शन में भेजना है तो इथाइलिन ग्लाइकोल तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये तो कौन सी रिएक्शन जाएगी, वोल्फ-किशनर रिएक्शन। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट आंसर हमारे पास कौन सा रहेगा, फोर्थ। तो पूरा की पूरा ये जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, ये एल्डिहाइड कीटोन से कनेक्टेड क्वेश्चन है, एल्डोल कंडेंसेशन रिडक्शन एज वेल एज फाइनली क्लीमेंशन रिडक्शन। ये देख रहे, DIBLH सेलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एस्टर करता है, फिर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हुआ, इंट्रामोलिकुलर के बाद क्लीमेंशन हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, जो इटसेल्फ क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। सीरियम अगर +4 में है तो +3 में जाने की कोशिश करेगा, और हमें क्या चाहिए, एक पावरफुल रिड्यूसिंग, तो ये तो सीरियम +3 में जाएगा। गैडोलिनियम हमारे पास कौन से नंबर पे आ रहा है, 64 पे, तो गैडोलिनियम की आदत क्या होगी, अगर गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में आपको नोट करवाऊं तब। अब मेरे पास एक टर्बियम, एक आता है यूरोपियम, जो कि खुद को अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर में कन्वर्ट करते हैं। +4 होगा तो +3 में बदलेगा, +3 ऑलरेडी स्टेबल है, +3 ऑलरेडी स्टेबल है, तो +2 जब +3 में अपने आप को बदलेगा, इट सेल्फ ऑक्सीडाइजेस, वर्क्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन था। लो जी, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन इजोरार। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है जी, एडजॉर्प्शन हो रहा है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है जी। जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या हो रहा है, यहां आपके पास लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन चैप्टर की, तो वहां आपसे बात कर रखी है उसने कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसमें 2 टेक्निक्स लगती हैं जब हम 11th 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ रहे हैं। एक तो होएगा एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, एक होएगी पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन में आपको देगा TLC एज वेल एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और जो पार्टीशन है उसमें देगा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ए एंड बी दोनों मिलकर आंसर आपका आ जाएगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इसको लिखा गया है। और अब हम चलते हैं जी 75 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, जिंक कैडमियम मरकरी के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, जिंक कैडमियम मरकरी के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, जिंक कैडमियम मरकरी। दे एग्जिबिट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, भाई सीधी सी बात है, इनका D10 कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है, तो आप इनसे एक्सपेक्ट करेंगे हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन की, तो वो आपके पास गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। और पूछा मेरे से क्या है करेक्ट स्टेटमेंट कौन है। ठीक है जी, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। जिंक कैडमियम डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन से ठीक चल रहा है, कारण क्योंकि इसका हमारे पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने के बाद 3D10। हाँ, मरकरी में थोड़ा सा दिक्कत है, मरकरी मर्क्यूरस और मर्क्यूरिक में, मर्क्यूरस में +1, मर्क्यूरिक में +2 शो करता है। कंपाउंड्स ऑफ जिंक कैडमियम मरकरी आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल गलत बात होगी, अभी तक बी सिर्फ सही आ रहा था। जिंक कैडमियम मरकरी आर कॉल्ड द सॉफ्ट मेटल्स, रीजन है क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। अब मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनता, क्योंकि सारे के सारे D10 फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा के पूरा भरा हुआ है। फैक्चुअल क्वेश्चन हुआ, लेकिन फिर भी हमें डी ब्लॉक एलिमेंट का शुरू का 3-4 पेज का अगर इंट्रो हम पढ़ लेते हैं तो इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में लग जाएगी। एलिमेंट हैविंग द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके लिए मैं आपको पीरियड लिख के दे देता हूं। देखो, बोरोन पहले बेरिलियम, बेरिलियम की बोरोन से ज्यादा है, उससे ज्यादा कार्बन है,
उससे ज्यादा नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी ज्यादा है। इनमें से कोई एलिमेंट है अभी तक नाइट्रोजन अभी तक में इनमें से, क्योंकि फ्लोरीन तो दे नहीं रखा, नियोन तो दे नहीं रखा, ये दोनों तो मेंशन ही नहीं है, तो अभी तक नाइट्रोजन अगर मैं कार्बन से कंपेयर करूं तो ज्यादा आ रहा है। अब सुनो जी, यहां मैंने मैग्नीशियम लिखा, ठीक है, अब यहां एल्यूमिनियम लिखा, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से फिर यहां सिलिकॉन हुआ, यहां फास्फोरस, फास्फोरस सल्फर से ज्यादा है, सल्फर यह मेंशन नहीं है, सिलिकॉन यहां मेंशन नहीं है, फास्फोरस यहां सिलिकॉन मेंशन है, सॉरी। तो जब हम टॉप से बॉटम उतरते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो पक्का जब मैं कार्बन को नाइट्रोजन से कम कह रहा हूं तो सिलिकॉन तो उससे भी कम निकलेगा। एल्यूमिनियम की जगह काफी पीछे और वो सिलिकॉन से भी कम है, तो एक ही एलिमेंट आपके आंसर में आएगा, दैट इज थर्ड, नाइट्रोजन। एल्काइल हैलाइड को कन्वर्ट करना है एल्काइल आइसोसाइनाइड में, एजीसीएन सीधा सीधा आंसर है, क्योंकि कोवेलेंट कैरेक्टर है और NaCN और KCN इन दोनों को साइनाइड में कन्वर्ट करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म किसके अंदर आपको दिखने वाली है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो नोट्स झांकिए आप मेरे, आपको सब पता चलेगा। यहां कार्बन पे हमारे पास डबल बॉन्ड हुआ, C हुआ, H हुआ, Br हुआ, ठीक है, यहां हमारे पास ब्रोमीन हो गया, तो यहां Br, और मैंने बोला था डबल बॉन्ड को अगर आप इस कार्बन को दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर पा रहे हैं, दो इक्वल पार्ट में स्प्लिट कर पा रहे हैं, तो साफ सी बात है कि कहीं ना कहीं इसमें कैंसिल हो जाएगा। यहां देखें आप, यहां फिर कैंसलेशन की तरफ बढ़े आप लोग, कारण मैंने बता ही दिया आपको। हाँ, अब हमारे टारगेट पे ये स्ट्रक्चर आएगा। कारण पता क्या हुआ कि इस कार्बन पर ही दो सिमिलर ग्रुप लगे हुए थे। अब अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, ठीक है, यह डबल बॉन्ड लगाया, यह H लगाया, यह Br लगाया और Br यहां लगा दिया, अब मैं इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन करने लगा, ठीक है, तो यहां का कार्बन यहां के कार्बन से सेम और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट करने लगा, तो ये दोनों कार्बन तो सेम थे, लेकिन ये वाला कार्बन क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज ये वाला कार्बन दोनों डिफरेंट थे। इसको हम अलग पेन से मार्क कर लेते हैं, ये दोनों के दोनों कार्बन, ये दोनों तो सेम थे, ये दोनों के दोनों, तो इसीलिए इस कार्बन पे डबल बॉन्ड के परस्पेक्टिव में H और Br और ये वाले कार्बन के रिस्पेक्ट में इक्वल पार्ट नहीं हो पाए, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करने लग गया, ये कैंसिल हो गया। मैंने आपको बताया था कारण क्या, आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, ये 79 नंबर क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे वो डिस्कस कर रहा है कि फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसकी सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पे आती है क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फ्लोरीन की, पहले क्लोरीन की फिर फ्लोरीन की, तो क्लोरीन टॉप पे है, तो सीधे सीधे पहला स्टेटमेंट गलत है। और कहीं पहला स्टेटमेंट गलत की इंफॉर्मेशन, हाँ ये दे रखा है ट्रू फिर फॉल्स, ये देखा दोनों फॉल्स है, तो मे बी चांस की इन दोनों में चले जाए हम लोग। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। अब देखो मैं आपको बताता हूं, जब आप मेरे साथ में काम कर रहे हो ना, तो आपको मैंने एक डिस्कस किया था, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, इसको उठाकर पीछे पीछे रख दो। सल्फर टॉप पे था, फिर सिलीनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर पोलोनियम, फिर ऑक्सीजन था। ऑक्सीजन हैज द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ऑक्सीजन हैज द लीस्ट नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के बारे में वैसे भी मैंने आपको बता रखा है -144 है, और जो सल्फर है वो टॉप पे है, तो ऑक्सीजन तो अपने ग्रुप में सबसे एंड पे हुआ। तो ये कहां पढ़ना है हम लोगों को, ये पीरियोडिक टेबल में पढ़ना है। अगर वहां नहीं पढ़ोगे तो पी ब्लॉक के ग्रुप नंबर 16 में ये डिस्कशन में आएगा, डिस्कशन में आएगा। एनोमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन इज ड्यू टू, सिलेबस का पार्ट है, ऑक्सीजन का एनोमलस बिहेवियर क्यों है, पी ब्लॉक का टारगेट करके चल रहा है, वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। एनोमलस मतलब अपने ग्रुप में अलग बिहेवियर क्यों शो कर रहा है, एक तो उसका साइज छोटा, लार्ज और लार्ज को भूल जाओ, स्मॉल स्मॉल साइज। लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गलत हो गया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सही हो गया। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, आप इसको समझ गए होंगे, अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा क्वेश्चन था। टोटल आप 80 क्वेश्चन डिस्कस किए, 30 उसके, 30 फिर उसके बाद ये 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, 80 क्वेश्चन का डिस्कशन आपने कर लिया है। और इनको देखकर आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये नीट के लिए एक ट्रेलर है और उसी ट्रेलर से हमारा काम बनने वाला है। अगले 10 क्वेश्चन सेक्शन बी के, जिससे हम एग्जैक्टली 120 क्वेश्चंस की एलिजिबिलिटी पा लें, क्योंकि हमारे पास ये एक्चुअली 110 हो गए। अगले 10 क्वेश्चन होने के बाद आप 120 क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाओगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का है उसमें उसने पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ द एबीएमओस फॉर्म्ड बाय द एबीएमओस कितने बने। देखो एक सिंपल सा स्टोरी है कि अगर मैं 2s की मर्जिंग करवाऊंगा तो एक बीएमओ बनेगा एक एबीएमओ बनेगा। ठीक है जी। तो कुल मिलाकर यूं समझो अगर ये अकेला है तो एक बीएमओ बनाता है एक एबीएमओ बनाता है। जो 2p वाले हैं वो 3 ऑर्बिटल है तो ये टोटल 6 बनाएंगे। उसमें से बीएमओ आपके पास जो होंगे वो 3 होंगे और जो एबीएमओ होंगे वो भी 3 होंगे। तो कुल मिलाकर एबीएमओ यहां एक बना यहां 3 बने तो टोटल एबीएमओ बनते हैं 4। ठीक होगी बात। अगला क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा है कि जब नाइट्रेट का हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं जो ब्राउन रिंग बनती है उसमें आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन। लेकिन बात यह है कि बच्चे अगर इसको थोड़ा सा भी सोच ले कि टीचर क्लास में क्या बोल रहा है तो वो सक्सेसफुली पेपर अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। कि ब्राउन रिंग के अंदर NO प्लस हुआ और Fe +2 से +1 हो गया और यहां सल्फेट जुड़ा रहता है। तो मैं आपको कई बार बोलता हूं कि गूगल सर्च करें और NO के बारे में जाने। ये एक नॉन इनोसेंट लिगेंड बनाता है। नॉन इनोसेंट मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है 3 भी कर सकता है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट के अंदर जो नाइट्रोसोनियम है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह बिहेव कर रहा है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन वर ऑब्जर्व्ड एट 500 केल्विन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2NH2। इक्विलिब्रियम से जुड़ गई ये बात लेकिन कोई एक टिपिकल क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा सब्जेक्ट। हमें N2 लेना है जी 3H2 लेना है जी। यहां से इक्विलिब्रियम में 2 अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है फ्रॉम N2 एट इक्विलिब्रियम N2 मेरे पास 2 × 10⁻⁻2 है। हाइड्रोजन मेरे पास 3 × 10⁻⁻2 है और जो अमोनिया है ये 1.5 × 10⁻⁻2 है। तो अमोनिया का होल स्क्वायर कर लिया जाए। नाइट्रोजन ऐसा पुट कर दिया जैसे कि मैंने लिखा है और हाइड्रोजन का होल क्यूब लिख दिया जाए तो उससे हमारा केसी कैलकुलेट हो जाएगा और केसी की वैल्यू 417 निकल कर आ जाएगी। लो जी अब हम चलते हैं सॉल्यूशन चैप्टर की तरफ। सॉल्यूशन चैप्टर में मोलैलिटी और 0.8 mH2SO4 सॉल्यूशन है। डेंसिटी दे रखी है और मोलैलिटी पूछ रखी हो तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले हमें क्या करना चाहिए एक कैपिटल M लिखना चाहिए स्मॉल m मल्टीप्लाई विद डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां 1 प्लस स्मॉल m यहां फिर हम लिखेंगे जी मोलिकुलर वेट। ठीक है और यहां लिख रहे हैं जी 1000। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात हम इसमें डेटा फिल कर देते हैं। ये 0.8 मोलैरिटी हुई स्मॉल m कैलकुलेट करना है। डेंसिटी 1.06 है 1 प्लस मोलैलिटी फाइंड करनी है। मोलिकुलर वेट ऑफ द H2SO4 98 है बाई क्या करेंगे 1000। पूरे को सोल्व किया गया 0.8 अपनी जगह 1.06 स्मॉल m लिख दिया गया 1 प्लस 98 बाय तो 0.098 स्मॉल m। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो सोल्व होने के बाद मैंने नीचे इसका आंसर लिखा हुआ है। सोल्व होने के बाद ये मैं आंसर देगा 815 into 10⁻⁻3 मतलब 0.0815 और जैसा जिस डिजिट में उसने पूछा था उस डिजिट में हमने इसका आंसर लिख दिया है। अब हम चलते हैं जी ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 115 यानी 85 क्वेश्चन नंबर हो गया। क्या लिख रहा है इफ 50 ml ऑफ 0.5 m ऑक्सैलिक एसिड। ठीक ये ऑक्सैलिक एसिड हुआ is required to utilize 25 milliliter of NaOH solution. The amount of NaOH in 50 ml of given NaOH solution is in grams। तो एक लिखते हैं जी N1 फिर M1 V1 न्यूट्रलाइज होने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आप यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यूज करने के बाद चेक करें जो ऑक्सैलिक एसिड है उसका एन फैक्टर 2 है मोलैरिटी 0.5 है वॉल्यूम 50 मिलीलीटर है। NaOH का हमारा एन फैक्टर 1 है मोलैरिटी
नहीं पता। वॉल्यूम हमने 50, उसने कहा जी रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ NaOH, 25 मिलीलीटर NaOH। द अमाउंट ऑफ NaOH इन 50 ml ऑफ गिवन NaOH। सबसे पहले हम मोलैरिटी निकाल लें। मोलैरिटी क्या निकलेगी भाई, यहां 2 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये m बराबर 2 आ गया। 2 मोलर सोल्यूशन हुआ। अब जब 2 मोलर सोल्यूशन हुआ, ये देखिए 2 मोलर सोल्यूशन आ गया। मास ऑफ 2 मोलर सोल्यूशन क्या होएगा, ये निकालना आप सुपर इजी हो गया। मोलिकुलर वेट देखो, 2 मोलर सोल्यूशन हुआ, 2 मोलर सोल्यूशन, 2 मोलर सोल्यूशन हुआ, ये उसका वॉल्यूम हुआ, तो ये वापस मिली मोल बना। मिली मोल में 1000 का डिवाइड मारा तो वापस मोल बना, इनटू 40 किया तो ग्राम्स वैल्यू मेरे सामने निकल कर आ गई है। देखो एक स्ट्रक्चर दिया था उसने जिसका आंसर खुद एनटीए ने गलत दिया था 21, बाद में सुधार हो गया, बच्चों के नंबर उसी अकॉर्डेंस में आए। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द 2 फॉर्माइल, तो अगर आप 2 फॉर्माइल की बात कर रहे हैं तो ये 2 फॉर्माइल हुआ। ये मेन फंक्शन ग्रुप हुआ एसिड, ठीक हुई बात। 2 फॉर्माइल हेक्स, ये 6 कार्बन हो गए। 4 इन, ये 4 नंबर पर डबल बॉन्ड आ गया। 4 इनोइक एसिड, ये COOH हो गया। अब सिग्मा गिनने हैं तो ये आप बच्चों के लिए चुटकी का काम है, उसको गिनो और पाई गिनकर उसमें ऐड कर दो। 87th क्वेश्चन में पूछा हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो आइसोटोपिक ब्रोमीन 82 इज 36 आर। टी हाफ लिखा गया, 36 घंटे, इसका टी हाफ है, ठीक बात है बिल्कुल। फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे, एक दिन के बाद कितना बचेगा, ये हमसे पूछा। फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे। अब बात को समझना और सुनना क्या है। जब मुझे टी हाफ दे रखा हो तो सबसे पहले मैं के निकालता हूं, 0.693 डिवाइडेड बाय 36। अब सुनो जी, अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगा। यहां मुझे के कितना टाइम दे रखा है, एक दिन, मतलब 24 घंटे। ये 2.303 हुआ। यहां मेरे पास वैल्यू में के 0.693 डिवाइडेड बाय 36 हुआ। यहां लोगरिथम हुआ, यहां मेरे पास 100, और ये बची हुई क्वांटिटी मेरे से मांग रहा है, बची हुई क्वांटिटी मेरे से मांग रहा है। तो पूरा सोल्व करने के बाद, इस पूरे को सोल्व करने के बाद के की वैल्यू तो मैंने बताया था आपको आई गई है। फॉर्मूला एक ऐसे जैसे नीचे यूज कर रखा है। तो जब आप इन दोनों का मल्टीपल, वैसे इसके अंदर पता क्या होता है, 2.303, लोग 2 को सोल्व करते तो 0.3010 आता है, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 0.3010 24 से मल्टीप्लाई होगा, 36 से डिवाइड होगा, लोग 100 माइनस लोग 80 होकर एंटी लोग निकलेगा, उसको आप एग्जैक्टली सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा अब मैथमेटिक्स दिखानी थी आपको, जलवे आपके। 88 देन 90, 88 89 90। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जी, क्या कह रहे हैं वो हमें। स्टैंडर्ड एंथैल्पी, थर्मो का क्वेश्चन है, उसके पास फिजिकल के क्वेश्चन बचे कहां हैं। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन फॉर CCl4, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये एंथैल्पी लिख दिया, वेपराइजेशन लिख दिया, या CCl4 लिख दिया, वो 30.5 किलो जूल पर मोल लिख दिया गया, ठीक हो गया। हीट रिक्वायर्ड फॉर द वेपरेशन ऑफ 284 ग्राम्स ऑफ CCl4 एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ऐसा करते हैं ना, CCl4 का मोलिकुलर वेट निकालते, 12 प्लस 142, 154 हो गया। तो 154 के लिए कितना है आपके पास, 154 के लिए कितना है 30.5, तो 284 के लिए यूनिटरी मेथड से आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर कि 154 का इतना है और 254 का राउंड जो आपका वैल्यू आएगा वो सीधा सीधा मेंशन करना है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था यूनिटरी मेथड वाला। चलो अब थोड़ा सा क्वेश्चन चलते हैं 89 की तरफ। अ कांस्टेंट करंट was passed through a solution of AuCl4 minus ion between gold electrodes after a period of 10 minutes। टाइम दे दिया गया 10 मिनट इंटू 60 मतलब 600 सेकेंड, ठीक है। द इंक्रीज इन द मास ऑफ कैथोड वाज, जो W डिपॉजिट हुआ, क्योंकि मास ऑफ कैथोड इंक्रीज बता रहे हैं, तो कैथोड पे जाके तो कटाए नहीं जाएंगे। द टोटल चार्ज पास्ड थ्रू दिस सॉल्यूशन, तो एक फॉर्मूला लिख ले, W इज इक्वल टू Z
IT, ठीक हुआ। W की वैल्यू आपके पास कितनी है 1.314। Z कौन है एटॉमिक मास कितना 197। N फैक्टर क्या है 3 है जी, यह 96,500 लिख देते हैं जी। टोटल चार्ज की बात कर रहा है तो हमें सीधे सीधे किसकी बात कर रहा है Q की बात कर रहा है, और Q किसमें कूलम में होगा, उसको फेरेडेज में हमें एक्सप्रेस करना है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे जो IT आएगा वो कूलम्स में आएगा, कूलम में 96,500 का डिवाइड होएगा तो इसको हटा देते हैं तो फेराडेज में आंसर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 197, ये फेराडेज का आंसर हमें मैच कर जाएगा। ठीक है जी, चलो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद जीरो डाइपोल मोमेंट, केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन। सिमेट्रिकल, ठीक हो गया, सिमेट्रिकल नॉट, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इज नॉन जीरो। एनसीईआरटी अमोनिया NH3 पिछला वाला वीडियो अगर आपने देखा हो तो आप इजीली समझ पाएंगे। CO2 लीनियर और SO2 बेंट। तो ऐसे मॉलिक्यूल आपको सिर्फ 3 दिखेंगे जिनका डाइपोल आपको क्या मिलेगा जीरो। ठीक है जी, तो ये हमारे 2 सीजन की 27 29 ये टोटल 60 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ। मोटी मोटी बात, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडेशन, डाइपोल मोमेंट, हाइब्रिडेशन, इसके अलावा MOT, इन पर क्वेश्चन वापस ट्रेंड में शुरू हो चुके हैं, जिसका ट्रेंड बीच में ब्रेक हो गया था। अब ये क्वेश्चन वापस सीन में आ गए हैं। तो मैं चाहता हूं एक बार इन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर ले, और ये ट्रेलर आपके लिए है। जेई अगर आप अप्रैल में बैठ रहे हैं तो भी इस वीडियो को सुनना जरूरी है, नीट में बैठ रहे हो 5 मई में तो इसको फिर आपका सुनना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए अब हम 30, 31, 1 उन तीनों पेपर का एक एक वीडियो और बनाने वाले हैं। तब तक फैला दो इस वीडियो को और सुनते रहिए केमिस्ट्री वाले सर को। मिलते हैं जी।